आई एम एन आईटी इंजीनियर। ये जर्नी थोड़ी स्ट्रेंज थी मेरे लिए। मुझे लाइफ में कुछ करना था। अब तक मैं म्यूजिक बनाता था। मेरे लाइफ की जो हीरो है वो मेरे फादर है। पहले के जो गाने आते थे दे वर कम्प्लीटली मोनो। मोनो मीन्स एक ही चैनल, सो एवरीथिंग वॉज सेंटर्ड कि जिसमें से जो साउंड आ रहा है दैट हैज़ कम्प्लीटली चेंज द ऑडियो स्पेक्ट्रम। अभी टेक्नोलॉजी इट्स लाइक स्टीरियो 5.1 डॉल्बी एटमॉस एंड एवरीथिंग नाउ वी हैव। अभी की जो साउंड इंजीनियरिंग जो है, द टेक्नोलॉजी है, वो गाने को और बूस्ट कर रही है। हमारी पूरी फैमिली में मेडल्स ही मेडल्स है। सो दिस आर फ्यू ऑफ माई मेडल्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम रनिंग इन 5K 10K, फ्यू ऑफ दोज। तुम भागो और गेट अ मेडल। अगर किसी को मेरे पे बायोपिक लिखनी हो, ही विल नो कि मेरा स्ट्रगल क्या है थ्रू अ सॉन्ग। बट ये किसका गाना है कि एक फादर का है। तुमची स्वतःची सावली दुसऱ्यांच्या सावलीमध्ये दिसणार नाही. तुम्हाला स्वतःची सावली बनवायची असेल तर तुम्हाला उन्हात उभा राहावं लागेल. You're watching Success Fun Day. Success simplified. Fun Day amplified. क्या मैं इंजीनियरिंग करूं? नहीं, फाइनेंस इंडस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ओ गॉड, वो कंपनी मुझे एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर दे रही है, बट माय पैशन इज समथिंग एल्स। छोड़ो, खुद का स्टार्टअप ही खोल लेता हूँ। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? जितना टाइम हम और आप जैसे लोग कुछ इसी तरह की उधेड़-बुन में उलझे रहते हैं ना, उतने टाइम में एक बंदे ने आईटी और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के गलियारों से निकल के सुरों की दुनिया जीतने के लिए एक लंबी छलांग ऐसी लगाई कि देखने वाले सिर्फ देखते रह गए। मिलिए सुरों के सरताज सौरभ काकड़े से, जिन्होंने अपने फर्म डिटर्मिनेशन से ये फिर से प्रूव कर दिखाया कि जहां चाह है वहां राह है। वेलकम टू सक्सेस फंडे सौरभ जी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल ये है कि आप अभी तक क्या करते आए हैं और आप दरअसल करना क्या चाहते थे? अब तक मैं म्यूज़िक बनाता था। अपनी स्टोरी या स्टोरी को म्यूज़िक के फॉर्मेट में मैं प्रेज़ेंट करता था। दैट वाज़ माय पैशन कि जो मैं हमेशा करना चाहता हूँ। लेकिन अभी आई एम एन आईटी इंजीनियर, तो सॉफ्टवेयर का भी अ, थोड़ा टेक्नोलॉजी, एआई वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो लाइफ में मुझे वो भी करना था। सो राइट नाउ आई एम एन आईटी इंजीनियर और प्लस म्यूज़िक कर लेता हूँ साइड बाय साइड। सो बेसिकली नासिक से लेकर आपका सिएटल तक का सफर, ये आपने किस तरह से तय किया? टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी फ्रॉम बीइंग अ नॉन म्यूजिक पर्सन टू अ म्यूजिक पर्सन। ये जर्नी थोड़ी स्ट्रेंज थी मेरे लिए, थोड़ी रफ़ थी या फिर थोड़ी चैलेंजिंग थी, अगर मैं उसे अच्छे से अगर फ्रेम करना हो तो। तो मुझे लाइफ में कुछ करना था और मैं आई वाज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट। टू डू समथिंग मोर, टू डू समथिंग बियॉन्ड योर लिमिट्स, तो मुझे मेरा कंफर्ट ज़ोन छोड़ना था। इन ऑर्डर टू लीव माई कंफर्ट ज़ोन, आई नीड टू लीव the place, I need to leave my previous career, I need to leave some of the uh, entities or environment which was around me, which was giving me more comfort. तो मैंने सोचा कि why not we should try something else. तो वैसे भी मैंने एक फ्रेज़ अच्छे से पढ़ा था जो शायद ऑनलाइन या फिर किसी महान सेलिब्रिटी ने कहा था कि उन्होंने मराठी लैंग्वेज में बोला था ऑब्वियसली। उन्होंने कहा था की तुमची स्वतःची सावली दुसऱ्यांच्या सावलीमध्ये दिसणार नाही. तुमची स्वतःची सावली दुसऱ्यांच्या सावलीमध्ये दिसणार नाही. तुमची स्वतःची सावली जर का बनवायची असेल तर तुम्हाला उन्हात उभं राहावं लागेल. तुम्हाला स्वतःची सावली बनवायची असेल तर तुम्हाला उन्हात उभं राहावं लागेल. विच मीन्स कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ओन शैडो यू नीड टू स्टैंड अंडर द सन। तो मैंने सोचा चलो कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, कुछ करते हैं एंड लेट्स माय और लाइफ को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। संगीत का सफर चुनने का जो ख्वाब था, ये आपका बचपन से था कि आपने कुछ बड़े होने के बाद में ऐसा कुछ रियलाइज किया कि आई एम मेंट फॉर म्यूजिक एंड म्यूजिक इज मेंट फॉर मी, ऐसा कुछ? हाउ डिड इट ऑल बिगिन? म्यूज़िक मेरे में मॉम के थ्रू आया, बिकॉज जो म्यूज़िक का जो आर्ट है दैट केम फ्रॉम मॉम, और जो क्राफ्ट है दैट केम फ्रॉम माई डैड। मॉम को गाना गाना पसंद है, शी लव्स टू लिसन सॉन्ग्स, शी लव्स टू वॉच मूवीज़ एंड शी लव्स फिल्म्स एंड ऑल दोज थिंग्स। On the other side, the dad has the craft in his mind because he's also an engineer. तो हमारे घर में हमेशा हाई फाई म्यूज़िक सिस्टम्स,
रेडियोस, छोटा वॉकमैन्स, हेडफोन्स, और ये हमेशा हमारे पास होता था, जिससे जो भी साउंड आता था हमारे यहाँ पे, जो फिर हम लोग जो सुनते थे, इट वॉज वेरी नीट एंड क्लीन, इट वॉज वेरी साउंड। तो ये ईयर ट्रेनिंग जो हुई मेरी, वो बचपन से ही थी। मुझे नहीं लगता मैंने कभी किसी बिलो एवरेज स्पीकर्स पे मैंने कभी गाने सुने होंगे, या फिर मोनो फॉर्मेट में सुने होंगे। सो वो कभी था ही नहीं। जब मम्मी से आर्ट आया और जब डैड से क्राफ्ट आया, तो वो धीरे धीरे मेरे में ग्रो होते गया। एंड फिर मुझे लगा कि यस, आई कैन डू इट। तो या इट्स माई फैमिली कि जहाँ से मुझे म्यूज़िक सीखने मिला। और अगर आपकी म्यूजिक जर्नी की हम बात करें तो आप एक और प्रोमिनेंट कैरेक्टर जो उभर कर आता है वो है आपके छोटे भाई का। व्हाट इज हिज नेम बाय द वे? या हिज नेम इज़ सागर काकड़े। तो टेल अस समथिंग अबाउट सागर जी, बिकॉज वी हर्ड दैट उनका भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी इस जर्नी में। सागर काफ़ी पैशनेट है मेरे जैसा, कुछ ना कुछ करने की उसमें हमेशा थी। उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी पसंद है। तो ही इज़ वेरी वर्सटाइल, डायनामिक और फन लविंग। तो वो हमेशा मुझे हेल्प करता है एज अ ब्रदर, और या फिर उसका सपोर्ट हमेशा मुझे रहता ही है। तो जब भी मुझे कुछ ज़रूरत पड़ती है या फिर कभी कुछ रहता है, मैं उसे बस एक कॉल कर देता हूँ। तो उन्होंने पहले भी आपको आपके इनिशियल स्ट्रगलिंग डेज में काफी हेल्प की थी। एक मॉरल सपोर्ट भी रहता है एज अ भाई की तरफ से। तो उन्होंने काफ़ी वैसे सपोर्ट किया था मुझे। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, ऐसा हमने आपके साथ जब डिस्कस किया था तो हमें एक बात का एहसास हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। वो एक ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको बनाए रखा कि मतलब विच केप्ट यू गोइंग कि नहीं, कम व्हाट में आई एम गोना मेक पेव माय वे अमिड्स दिस। जैसे हमें पता है कि हर एक का एक आखिरी दिन होता है, तो मैं वही सोच रहा था कि व्हाट आई विल बी थिंकिंग ऑन माई लास्ट डे। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि एट दैट लास्ट डे मुझे एक खुशी चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, नो रिग्रेट्स एंड नो गिल्ट, नथिंग, कि मैंने लाइफ में कुछ तो किया है। आई हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग इन माई लाइफ जो मेरे लिए है, जो मेरे सपनों जैसा है। और मेरा जीने का मकसद भी हम कह सकते हैं कि हम लोग लाइफ में आए हैं, लेकिन किया क्या हमने। तो मुझे उसके लिए एक आंसर मिल जाएगा। तो जब ये बात मुझे ज़्यादा सीरियस होने लगी, तो मैंने सोच लिया कि नहीं, जो भी करना है वो आज ही करना है और फिनिश करना है। एट द एंड वील से कि एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। तो आप ये बताइए, अगर आपकी लाइफ पर किसी को बायोपिक बनानी हो तो उसका टाइटल क्या रखा जाए? इसके बारे में कभी मैंने सोचा नहीं, बट अगर आपने पूछा है तो लेट मी थिंक। हाँ, सॉन्ग ऑफ अ फादर। Song of a Father. That's really a wonderful title, but how come Song of a Father ही आपके दिमाग में आया, कुछ और नहीं? ऐसा क्यों? What is the reason behind this? क्योंकि लाइफ में मेरी काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस जो आई, वो एज अ फादर आई। टू बिकम अ फादर, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उन्हें निभाने की जो पावर आती है, और जो फादर बनने की जो फीलिंग्स आती है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, बिकॉज यू हैव टू डू पेरेंटिंग, यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। तो मैंने सोचा कि जब मैं फादर बना, लाइफ काफ़ी चेंज हो गई। मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लगा, लाइफ को किसी और एंगल से मैं देखने लगा, काफ़ी डीप और काफ़ी रिस्पेक्टफुली। और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एज अ फादर मुझे दिखाई दी। जो मेरी स्ट्रगल रही है पहले से म्यूज़िक में, करियर में, सब कुछ इसमें, तो ये स्ट्रगल को मैं म्यूज़िक का नाम देना चाहता हूँ एज अ सॉन्ग। तो अगर किसी को मेरे पे बायोपिक लिखनी हो, तो ही विल नो कि मेरा स्ट्रगल क्या है थ्रू अ सॉन्ग। बट ये किसका गाना है कि एक फादर का है। पर अगर फादर की बात की जाए तो आप अपने डैड से भी काफ़ी क्लोज हैं और उनसे भी काफ़ी हेविली इंस्पायर्ड हैं। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर डैड कि वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं आपकी इस ओवरऑल जर्नी में, एंड किस तरह से उन्होंने शेप अप किया आपके म्यूज़िक के इस शौक को या पैशन को। मेरे लाइफ की जो हीरो है वो मेरे फादर है। अगर उन्होंने मुझे सही तरीके से अगर मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता, देन आई वुड हैव बीन समथिंग एल्स। ही इज़ द पर्सन
who has given me the right education, right discipline, और जो लाइफ के जो रूल्स होते हैं, जो मॉरल सपोर्ट होता है, सो ही हैज़ गिवन मी बियॉन्ड दैट। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। फॉर एग्जांपल, जब मैं टीनेज था तो मुझे म्यूज़िक बनाने का बहुत शौक था। मैंने सोचा कि म्यूज़िक में करियर करेंगे, हम लोग उसी में जाएंगे, जस्ट टू बिकम लाइक अनदर सोनू निगम और ए आर रहमान और प्रीतम। सो मेरे दिमाग में भी वही था, पैशनेट था काफ़ी। बट डैड हैज़ अ विजन। उन्होंने बोला कि यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान और यू शुड ऑलवेज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। उन्होंने बोला कि यू शुड एटलीस्ट डू इंजीनियरिंग सो दैट इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ी देन यू विल हैव दैट टूल रेडी विथ यू। तो डैड इज़ हाउ कि जो मुझे हमेशा ये टूल्स बनाते गए मेरे लिए। सो इंजीनियरिंग एक टूल था, लाइफ में साउंड एक कैसे हम लोग सुनते हैं, दैट वाज अ टूल। इवन हेल्थ को हम लोग कैसे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कभी हेल्थ को उतनी वैल्यू नहीं देते, लेकिन डैड ने मुझे पहले ही बताया है कि इफ़ यू डू रनिंग और इफ़ यू डू मोर इनटू द स्पोर्ट्स देन द हेल्थ विल टेक केयर ऑफ यू। सो तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक ऑल दिस डिसिप्लिन्स एंड ऑल दिस मॉरल वैल्यूज जो डैड से मिली है, इट्स मोर मोर ऑफ ए इंस्पिरेशन फॉर मी। सो बेसिकली आप डैड से काफ़ी इतने क्लोज हैं, तो क्या कभी उनका म्यूज़िक का शौक था जिसने आपको इंस्पायर किया म्यूज़िक की तरफ बढ़ने के लिए? क्या उन्हें भी म्यूज़िक का शौक था? अगर था तो किस तरह की म्यूज़िक सुनना पसंद करते थे, या उन्हें भी कुछ क्रिएशन का शौक था म्यूज़िक का? एक्चुअली डैड को क्लासिक गाने सुनने बहुत पसंद है। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, ये सारे लेजेंडरी सिंगर्स के गाने वो सुनते थे। प्लस उनके पास सारे टेक्नोलॉजी थी, अच्छे स्पीकर्स थे, म्यूज़िक सिस्टम था, हाई-फाई डेक सब कुछ था। तो ये सारे गाने अच्छे क्वालिटी से हमको सुनाई देते थे बचपन से। तो जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि इवन डैड हैज़ अ सेंस ऑफ म्यूज़िक, कि अगर म्यूज़िक सुनना भी है देन यू शुड हैव अ वेरी नाइसली क्राफ्टेड साउंड सिस्टम्स जो तुम्हें वो गाने आप तक पहुंचा सकते हैं। तो ही इवन समटाइम्स सिंग्स इन बिटवीन, कभी कभी वो गाते थे, बट ही इज़ वेरी पैशनेट। बट उन्होंने मुझे कभी म्यूज़िक में फोर्स नहीं किया कि यू शुड गो फॉर म्यूज़िक और समथिंग। बट क्योंकि वो इंजीनियर थे तो वो चाहते थे कि मैं भी एक इंजीनियर बनूं। आपने कहा कि आप फिलहाल एक आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, तो क्या कभी आपके टीममेट्स ने, आपके फेलो मेंबर्स को ये पता है आपके डीप रूटेड पैशन के बारे में अबाउट म्यूजिक? डिड दे एवर इंटरफेयर इन योर म्यूजिक और वॉर्न यू अगेंस्ट म्यूजिक, सेइंग दैट कि बॉस अपने काम पर फोकस करो या समथिंग? कभी कुछ क्लैशेस हुए बिटवीन योर पैशन एंड योर वर्क? जब यूएस आके मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना तो यहाँ के जो सारे लोग थे, मेरे जो कलीग्स थे, तो उन्हें इतना म्यूज़िक के बारे में पता नहीं था। बट फ्यू ऑफ देम नो कि मैंने म्यूज़िक किया हुआ है, आई हैव डन समथिंग इन साउंड इंजीनियरिंग। सो बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी प्लेइंग विद द फ्रिक्वेंसीज एंड ऑल, तो उन्हें वो बात काफ़ी पैशनेट लगी, काफ़ी अच्छी लगी कि ही हैज़ डन समथिंग मोर दैन एक्सपेक्टेड। तो ये रीज़न से भी उन्हें काफ़ी अच्छा लगा कि आई एम अ वेरी गुड कैंडिडेट। तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। दे नो दैट आई लव म्यूज़िक, आई एम ऑलरेडी देयर इन ऑन इंटरनेट। तो वो भी मेरे कुछ गाने सुनते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है व्हेन दे सी मी डूइंग बोथ द थिंग्स एज एन इंस्पिरेशन। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इसके पहले जब मैं इंडिया में था, व्हेन आई वाज वर्किंग इन नासिक एंड मुंबई, तो वहाँ के जो कलीग्स थे उन्हें पता था कि आई एम इनटू ऑडियो, आई एम इनटू म्यूज़िक, क्योंकि मैं पहले पहले मैं म्यूज़िक का ही काम करता था। तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था और वो काफ़ी मुझे इनकरेज भी करते थे। आपने बताया कि आपको आपके डैड से डिसिप्लिन और फिटनेस काफ़ी कुछ सीखने को मिला। डिसिप्लिन भी आपके डैड से आया और फिटनेस की भी एक आदत, कि अपने आप को फिट रखने की आदत आपको अपने डैड से ही सीखने को मिली। हाउ मच रोल डू दे प्ले इन योर म्यूजिक जर्नी और अदर करियर? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ माई फादर। जब डिसिप्लिन की बात आती है, जब हम लोग उनसे डिसिप्लिन सीखते हैं, सो डिसिप्लिन हैज़ मल्टीपल फैक्टर्स। जैसे कि डिसिप्लिन इन योर नेचर, तुम कैसे काम करते हो। सो डिसिप्लिन से क्या होता है कि यू बिकम वेरी स्ट्रक्चर्ड, यू बिकम मोर, यू गेट मोर फ्रीडम, यू गेट टू डू ऑल द थिंग्स कि जो तुमने की नहीं है। अगर डिसिप्लिन नहीं होते तो आई वुड हैव डन ओनली म्यूजिक, मॉनिटरी साइड्स, फैमिली साइड्स, सो दे माइट हैव अफेक्टेड। तो सबको मिलजुल के अगर काम करना है, अगर कुछ करना है, सो डिसिप्लिन इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ मैंने डैड से सीखी।
और दूसरी चीज़ थी हेल्थ। तो डैड इज़ वेरी पैशनेट अबाउट रनिंग मैराथन्स, 10K, 5Ks एंड हाफ मैराथन्स। तो उनका ये है कि इफ़ यू रन देन हेल्थ विल टेक केयर ऑफ़ यू। सो तुम्हारा डाइट चेंज होता है, योर विजन चेंजेस, योर थिंकिंग चेंजेस। तो ये जब डिसिप्लिन एंड हेल्थ जब दोनों साथ में आ जाते तो यू बिकम मेंटली फ्री, काफ़ी एनर्जी आ जाती है। सो जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो जो एक नयापन आता है बिकॉज ऑफ दिस, तो वो मैं मेरे म्यूज़िक में यूज़ करता हूँ कि जब भी मुझे सैटरडे संडे टाइम मिलता है, तो जब पियानो रहता है या फिर मैं जब रनिंग करता हूँ, ऑटोमेटिकली एक नई धुन देता है या फिर नए थॉट्स देता है या फिर वो मेडिटेशन जैसा काम करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डिसिप्लिन एंड हेल्थ रनिंग साइड बाय साइड। सो बेसिकली आपके डैड को आपने बताया कि किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी इस तरह के सिंगर्स का शौक था। आपको किस तरह के म्यूजिक सुनने का और क्रिएट करने का शौक है? इज इट सिमिलर टू व्हाट योर डैड लिसन्स और यू प्रेफर समथिंग एल्स? मैं कुछ क्लासिक गाने हैं जो मुझे पसंद है, जैसे जो जो मैं सुनता आया हूँ, लेकिन मुझे मॉडर्न गाने ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे ए आर रहमान, प्रीतम, मिथुन, सोनू निगम, के, अरिजीत सिंह। तो ये जो नयापन जो है वो मुझे काफ़ी पसंद है। उसका रीज़न भी वही है कि पहले ऑडियो टेक्नोलॉजी अलग थी, इसलिए साउंड अलग था। लेकिन अभी ऑडियो टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है कि जो उसमें से जो साउंड आ रहा है दैट हैज़ कम्प्लीटली चेंज द ऑडियो स्पेक्ट्रम। आजकल के गाने काफ़ी पसंद है, और ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ बॉलीवुड सुनता हूँ, हिंदी सुनता हूँ। मैं इंडिया के हर एक लैंग्वेज के गाने सुनता हूँ। प्लस आई डू लिसन टू हंस जिमर। जो भी अलग कंट्री से जो भी म्यूज़िक आता है, पॉप अप का आता है या फिर रैंडमली, तो मुझे पसंद है। सो अगर हम पुराने ज़माने के गानों की बात करें तो उसमें प्रिडोमिनेटली मेलोडी होती थी जो गानों को आगे खींचकर लेकर जाती थी। वो मेलोडी होती थी जिसको लोग अपनी सीटियों में या फ्लूट में बजा के लोगों को सुनाते थे, एक माहौल बनता था। आपको क्या लगता है मेलोडी का सफ़र कैसा रहा है बिटवीन ऑल दीज इयर्स की एक पुराने ज़माने की मेलोडी और आज की मेलोडी में? क्या आप मानते हैं कि इज देयर अ डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी ऑफ मेलोडी और इज इट द सेम जस्ट दैट द उसका फॉर्म, उसका प्रेजेंट करने का स्टाइल चेंज हो गया? व्हाट डू यू थिंक? आपका क्या कहना है इसके बारे में? तो जो पहले के जो गाने आते थे दे वर कम्प्लीटली मोनो। मोनो मीन्स एक ही चैनल। सो जो भी म्यूज़िक आता था, सिंगर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्केस्ट्रेशंस, तो सारा एक मोनो में हमको सुनाई देता था। सो एवरीथिंग वाज सेंटर्ड। इसकी वजह से जो म्यूज़िक कंपोजिशन रहती थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती थी और वो गाने को आगे कैरी करती थी बिकॉज इट वॉज मोनो। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इट्स लाइक स्टीरियो, 5.1, डॉल्बी एटमॉस एंड एवरीथिंग नाउ वी हैव। सो अभी हम उनको पोजीशन दे सकते हैं कि इट्स लाइक सिंगर इज सिंगिंग इन द सेंटर, देर इज लाइक टू गिटार्स विच इज ऑफ सेंटर, or there is a kick going on the center, or there is like cool piano pads which is extremely in the stereo spreaded way। और तो ऐसे काफ़ी सारे जहाँ पे जो डायनामिक्स है या फिर जो पैनिंग जो है लेफ्ट और राइट स्पीकर के अंदर, तो ये सारे भर चुके हैं। तो नाउ वी आर यूजिंग ऑल ऑफ देम। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो म्यूज़िक कंपोजिशन है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, वो तो दिखाई देती है। यू कैन ऑल्सो फील द सब कॉम्पोजिशंस ऑफ फ्लूट, पियानोस और ऑर्केस्ट्रेशंस, वो भी अच्छे से सुनाई देती है, विच आर एक्सट्रीमली वेल EQ'd, मास्टर्ड, कंप्रेस्ड, और बेसिकली साउंड इंजीनियर उनको अच्छे से किया हुआ है। सो आई थिंक अभी की जो साउंड इंजीनियरिंग जो है, द टेक्नोलॉजी है, वो गाने को और बूस्ट कर रही है। मैं चाहता था कि ये टेक्नोलॉजी पुराने गाने को चाहिए थी, देन वो पुराने गाने और भी बेहतर साउंड करते। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने की म्यूज़िक इज़ बेटर देन द यस्टर ईयर्स म्यूज़िक? इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ क्राफ्टिंग, इट्स आई कैन से येस, बट जो आर्ट है म्यूज़िक का वो पहले काफ़ी अच्छा था क्योंकि उसमें ज़्यादा रिपीट वैल्यू थी। एक गाना हम 100 बार सुन सकते थे बिकॉज एनालॉग रिकॉर्ड होता था। सिंगर्स महीनों महीनों प्रैक्टिस करते थे, मंथ्स एंड मंथ्स, एंड दे यूज्ड टू सिंग द सॉन्ग, और सब कुछ एक ही टेक में होता था, पूरा ऑर्केस्ट्रेशन, सिंगर्स। तो जो एक साथ रिकॉर्ड करने की जो फील थी, जो वाइब्स थी, वो गाने को और आगे लेके जाती थी क्योंकि ह्यूमन इमोशंस भी वहाँ पे प्ले होता था। बट कट टू नाउ इट्स लाइक मोर डिस्क्रीट कि सब अलग अलग होता है। देर आर हार्डली पीपल टॉकिंग विथ ईच अदर इन द सेम रूम, आइसोलेटेड थ्रू ऑनलाइन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो म्यूज़िक बनता है, टेक्नोलॉजी भी इज़ देयर, बट
somewhere the art is getting one step behind and the craft is taking one step ahead. कि अच्छा साउंड किया मतलब गाना अच्छा है, दैट मे बी द कॉन्सेप्ट, बट इफ द आर्ट इज़ वेरी गुड, इफ द सॉन्ग इज़ वेरी गुड विद द हेल्प ऑफ द साउंड टेक्नोलॉजी, तो वो गाना कैसे भी आगे जा सकता है. सो ये जो आपके बैकड्रॉप में हम कुछ मेडल्स भी टंगे हुए देख सकते हैं, ये मेडल्स आपके म्यूजिक के लिए आपको मिले हैं या फिटनेस के लिए, कुछ रनिंग वगैरह, आप कुछ मैराथन में पार्ट लेते हैं आपने कहा भी था, या किसी और चीज़ के लिए आपको मिले ये मेडल्स? तो हमारी पूरी फैमिली में मेडल्स ही मेडल्स हैं. सो दिस आर फ्यू ऑफ माई मेडल्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम रनिंग इन 5K 10K, फ्यू ऑफ दोज. अच्छा लगता है कि तुम भागो और गेट अ मेडल. ओके, सो आप प्रोफेशनल मैराथनर भी हैं? या तो मैंने डैड के जो कोच है, मैं उन्हीं के अंडर में ट्रेन हो रहा हूँ फॉर मैराथन्स, एंड अल्टीमेटली मुझे अल्ट्रा मैराथन रन करना है, लाइक अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. आपने वैसे इंजीनियरिंग की है, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि पहली बात तो ये कि जब म्यूजिक के फील्ड में आपको इतना इंटरेस्ट था तो आपने फिर इंजीनियरिंग की राह चुनी ही क्यों? और अगर आप इंजीनियरिंग में गए भी तो कितना हेल्प इंजीनियरिंग की वजह से आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में या म्यूजिक की फील्ड में अपने आप को प्रोग्रेस करने में मिला, अपने आप को डेवलप करने में मिला राधा? तो ऐसा है कि जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था तो म्यूज़िक काफ़ी नया था. इट वॉज़ वेरी रॉ, इट वॉज़ वेरी लिमिटेड. जैसे हम इसको कंपेयर करते हैं कि जो मेरी म्यूज़िक की जो जर्नी थी पहले, वो एक कागज़ के एरोप्लेन जैसी थी कि तुमने अगर उसे उड़ाया देन इट हैज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट जर्नी, कि वो थोड़ी दूर तक जाएगा और नीचे आ जाएगा. अगर उसे और बढ़ाना है देन यू नीड टू हैव एजुकेशन. नहीं, मुझे इतना ही मेरा सफ़र म्यूज़िक में नहीं करना है, आई नीड टू ग्रो माई म्यूज़िक. देन आई चूज़ इंजीनियरिंग, जो मुझे डैड ने बताया कि यू शुड हैव इट. तो जब मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग चूज़ किया था, सो आई नेवर न्यू दैट ऑल दो सब्जेक्ट्स विच आई हैव स्टडीड इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सच एज DELD और EDC और TOC और काफ़ी सारे, कि वो सारे सब्जेक्ट्स में साउंड इंजीनियरिंग में यूज़ करने वाला हूँ. मुझे आज भी याद है जो मेरे फिज़िक्स के प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग में, उन्होंने मुझे सिखाया था क्वांटम फिज़िक्स. उसमें एक लाइन मुझे हमेशा याद रहती है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है, द स्मॉलेस्ट, जो डिवाइड नहीं होता, जो एन वाला सबसे छोटा, सो दैट इज़ ऑल्सो वेव. इट्स नॉट एन एलिमेंट, इट्स नॉट अ पार्टिकल, इट्स अ वेव. विच मीन्स कि जो दुनिया है, जो भी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, उसका छोटा सा छोटा हिस्सा भी एक वेव की तरह है. सो दिस इज़ लाइक अ वेव थियरी. तो मैंने वहाँ से सीखा. तो दिस इज़ हाउ कि अभी क्या हुआ कि नाउ आई हैव गॉट अ लिटिल बिट मोर टेक्निकल साइड थ्रू इंजीनियरिंग. तो अभी जो मेरा पेपर प्लेन था, अभी इट बिकेम लाइक अ ग्लाइडर और लाइक अ छोटा एरोप्लेन जो चल सकता है, बट इट इज़ स्टिल लिमिटेड. कि तुम जा तो सकते हो, इट माइट गो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, दैट्स इट. उतनी थी म्यूज़िक की जर्नी. तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा कम पड़ेगा. देन आई थॉट लाइक नहीं, कि इफ़ यू आर डूइंग म्यूज़िक देन यू शुड नो हाउ टू डू म्यूज़िक बिजनेस. तो म्यूज़िक बिजनेस करने के लिए यू शुड हैव द स्किल्स एंड टेक्निकल टर्म्स और मैनेजमेंट और मार्केटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स जो म्यूज़िक के लिए चाहिए होती है. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू डू MBA इन फिल्म्स एंड मार्केटिंग एंड एंटरटेनमेंट एंड टेलीविजन. सो विच विल टीच मी दैट कि ओके वी हैव द प्रोडक्ट जो हमने म्यूज़िक बनाया है, तो उसे मार्केट में कैसे ला सकते हैं. So making a product is 1%, bringing it to the market is like 99%. So that's why I chose MBA in filmmaking. So again, the education came inside me. So now the music has the backbone of technical sides and little bit of marketing side, key marketing, promotions and all those things, and analysis and everything, and views and everything. So which I've learned. Ki then when I started growing my songs, when I started launching, रिलीजिंग फ्यू ऑफ द सॉन्ग, कि मुझे धीरे धीरे पता चला कि ओके द सॉन्ग्स आर नाउ ग्रोइंग. कि जो पहले पेपर प्लेन था, नाउ दे हैव बिकम लाइक अ ह्यूज एरोप्लेन विच कैन गो लाइक मल्टीपल कंट्रीज एंड एवरीवेयर इट कैन गो. तो ये सब चल रहा था. तो एन आई थॉट कि एक टाइम आया था बीच में कि जहाँ पे मुझे लगा कि आई शुड टेक अ ब्रेक और समथिंग. आई वॉज डूइंग अ लॉट रेडियोज, टेलीविजन्स, फिल्म्स एंड लाइव शोज एंड एवरीथिंग. तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेक ले. तो जब मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया, जब मैं US आया, जब देर वॉज अ चेंज ऑफ लोकेशन, जहाँ पे यू मीट विद डिफरेंट कल्चर,
और डिफरेंट फूड, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट थिंकिंग, सब कुछ अलग अलग हो गया. So the mindset and the creativity and the thought of composition has been upgraded. तो अलग हो गया. It improved with this technology and plus the discipline and the health factor. So and after becoming a father, so this has all came together. अब मेरे म्यूज़िक को एक रॉकेट जितना फोर्स या फिर पावर मिला है, और मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि उसे एक रॉकेट जैसे मिले. तो नाउ जब मैं म्यूज़िक बनाऊंगा, ऑल दिस डिसिप्लिन और प्रीवियस एजुकेशन एंड करंट एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल एंड आर्ट वर्क एवरीथिंग, तो नाउ द म्यूज़िक हैज़ अ लॉन्ग जर्नी. जो पहले पेपर प्लेन था, नाउ इट हैज़ बिकम लाइक अ रॉकेट, कि जिसे पता नहीं वो कितने दूर तक जा सकता है. रॉकेट चलाना आसान नहीं है. व्हाट एन आंसर. एंड क्या आपने उसमें एग्जांपल भी दिया, फिट किया उसको. सुपर्ब सुपर्ब. एक पेपर प्लेन और एक रॉकेट विच हैज इमेंस पावर, बट उसको चलाना आसान नहीं है. वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड. क्योंकि इसमें अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो ऐसा है कि दिस शोज़ कि मैं कितना पैशनेट हूँ म्यूज़िक करने के लिए, कि सिर्फ मैं पेपर प्लेन लेके नहीं आगे बढ़ा. आई जस्ट वांटेड टू ग्रो माय लाइफ, माय फैमिली और हेल्थ एंड एवरीथिंग, कि जो मुझे सपोर्ट करेगा फॉर मेकिंग म्यूज़िक. सो दिस इज़ हाउ आई चोज दिस एग्जाम्पल. ओके, सो आपको म्यूजिक सिंगिंग करना पसंद है कि म्यूजिक कंपोज करना पसंद है? ज़्यादा ज़्यादा क्या पसंद है? बचपन से मेरी इच्छा थी कि आई शुड बी अ सिंगर. तो मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स के लिए ट्राई भी किया था, बट सिंगिंग मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया. आई वाज जस्ट कि मैं मेरे लिए गाता था, ओके. लेकिन उसके बाद मुझे म्यूज़िक कंपोजिशन में ज़्यादा इंटरेस्ट आया. आई स्टार्टेड मेकिंग मोर म्यूज़िक थ्रू माय पियानो. आई स्टार्टेड कंपोजिंग डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक. तो जब मैं कंपोज करने लगा, देन आई केम टू नो दैट आई एम अ वेरी गुड कंपोजर. लेकिन कुछ गाने हैं जो मैं खुद गाना चाहता हूँ. और ऐसा कौन सा बॉलीवुड सॉन्ग और कौन सा आपको फिल्म का गाना ज़्यादा पसंद है आज की तारीख में? आज की जनरेशन में एक गाना है, अभी मुझ में कही, संग बाय सोनू निगम. अब तक का फाइनेस्ट सॉन्ग लगता है. ट्रू ट्रू, यू आर एब्सोल्युटली राइट. मुझे भी बहुत पसंद है. और अगर मैं आपसे पुराने ज़माने की बात कहूँ, लता किशोर रफ़ी की, तो उनके एरा में से कोई गाना ऐसा है जो आपको ये दिल को आज भी छूता है, विच यू पर्सनली फील लाइक लिसनिंग अगेन एंड अगेन? वैसे तो काफ़ी है जो मैं डैड से सुनता आया था, लेकिन अगर एक नाम लेना होगा तो मेरे सपनों की रानी. मेरे सपनों की रानी फ्रॉम द फिल्म आराधना. जब मैंने नया इंस्ट्रूमेंट लिया था यूकुलेली, तो उसके कॉर्ड्स मुझे आने लगे थे, तो मैं ये गाना कंटिन्यूसली उसके ऊपर प्ले कर रहा था, तो मैच कर गया, अच्छा लगा. आपके पीछे बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं एक कीबोर्ड है और एक गिटार है. तो आप ऐसे कितने इंस्ट्रूमेंट्स आप बजा लेते हैं? मैं पियानो प्ले करता हूँ. गिटार का शौक है मुझे, थोड़े बहुत कॉर्ड्स प्ले कर लेता हूँ. और एक छोटा यूकुलेली है, वो भी मैं प्ले कर लेता हूँ. पियानो मोस्टली मैं प्ले करता हूँ फॉर प्रोग्रामिंग, फॉर कंपोजिंग, फॉर रिकॉर्डिंग माय कॉन्सेप्ट और टू टेल अ स्टोरी. सो ओके, टेल अस समथिंग अबाउट योर म्यूजिक ग्रुप नाउ. कि क्या है आपके म्यूजिक ग्रुप का कुछ नाम है? वेयर आर दे मेंबर्स एंड हाउ आर दे? क्या क्या प्लान है आपका? म्यूजिक ग्रुप को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? टेल अस समथिंग अबाउट योर म्यूजिक ग्रुप नाउ. म्यूज़िक ग्रुप काफ़ी डाइवर्स है. जब मैंने फर्स्ट सॉन्ग किया था, सो देर वर पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो हम लोग एक साथ आए और हमने किया था. सो सेम थिंग फॉर नाउ. फॉर एग्जांपल, कोई एक अच्छा गिटारिस्ट है, ही इज़ फ्रॉम माय प्लेस नासिक. और कोई एक बेस्ट साउंड इंजीनियर है, ही इज़ फ्रॉम मुंबई. और कुछ मेरे अच्छे दोस्त थे जो वोकल्स रिकॉर्ड करते हैं, जो कोरस रिकॉर्ड करते हैं, दे आर फ्रॉम जर्मनी. कुछ लोग साउथ इंडिया में से भी है जो मुझे अलग अलग ट्रैक्स भेजते हैं. सो इट्स डाइवर्सिफाइड बिकॉज ऑफ ऑनलाइन. There is a massive story hidden behind 15 years versus 15 minutes also. The wait time, as we talk about wait time, tell me, was it really worth waiting for about 15 minutes or 15 years? Tell us something about more on this. सो द 15 ईयर्स इज, जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में था स्कूल में, सो आई हैव जॉइंड अ म्यूज़िक क्लास जहाँ पे मुझे पियानो सिखाया जा रहा था. तब मुझे मेरे सर ने बोला था कि सोनम, यू शुड हैव अ ग्रैंड पियानो और एटलीस्ट अ फुल साइज़. जैसे पियानो की साइज़ होती है, कीज़ की साइज़ होती है, तो यू शुड हैव अ बिग कीज़ सो दैट योर फिंगर्स विल
develop a lot while playing chords and leads and everything. तो but तभी बहुत expensive रहता था. So it was not an easy job to get a huge piano at the age of 6, 7. I was 6, 7. Though I was doing the classes with him, I was learning music. So तब पियानो नहीं था. I just had a small SA-21 piano जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता था. जब मैं क्लास जाता था तो मैं सर का जो बड़ा पियानो रहता था, आई यूज्ड टू प्ले ऑन इट. सो आई वाज लर्निंग पियानो, आई वाज लर्निंग सम थियरी, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग. आई यूज्ड टू आस्क माय फादर मदर दैट आई नीड दिस बिग पियानो, बट इट वाज टू बिग. एंड उन्हें लगता था कि मैं म्यूजिक में ही करियर कर दूंगा और आई मे फेल इन माई लाइफ और समथिंग. बिकॉज ऑफ दैट दे हैव नॉट टेकन द पियानो फॉर 15 ईयर्स. ये एंगल से भी मैं देख सकता हूँ कि वो मुझे चेक कर रहे थे कि मैं कितना पैशनेट हूँ या नहीं हूँ. उससे मुझे ये सीखने मिला कि अगर मैं इतने साल रुक सकता हूँ, विच मीन्स आई हैव अ वेरी डीप पैशन. कल का आया हुआ पैशन नहीं है या फिर 2 दिन का मेहमान नहीं है. इट इज़ स्टिल विथ मी. इट शोज दैट आई कैन वेट फॉर अ थिंग फॉर 15 ईयर्स. इट हैज़ टॉट मी अ पेशेंस कि तुम कैसे पेशेंस तुम में आ सकता है कि तुम उसे कैसे निभाओगे. क्योंकि अगर पेशेंस नहीं तो देन यू कैन नॉट मेक अ म्यूज़िक. You need to be very calm and composed and very very silent and very meditated from inside. तो मुझे पता था कि even though I'm not playing a big piano, in my mind I was playing all the chords and leads and I used to I used to write down the notes and everything. कि जब मिलेगा देन आई विल डू इट. वन फाइन डे आई गॉट दैट पियानो. बट ये तो थी 15 ईयर्स वाली जर्नी. बट जैसे मैं बताया कि जब जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे हमें एजुकेशन हेल्प करता है, जब फैमिली सपोर्ट करती है कि तुम ग्रो हो रहे हो, तो एक दिन ऐसा आता है कि दैट हम खुद जाते हैं और हम पियानो लेके आते हैं. तो जब मैं यूएस आया, सो इट जस्ट टुक लाइक 15 मिनट्स फॉर मी टू बाय अ सेम पियानो फॉर मी. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं 15 ईयर्स वेट नहीं करता तो ये मैं अचीव नहीं कर सकता था. Okay, so that is the story behind 15 years and 15 minutes. यस. Okay, great, great, great. So basically, पियानो से भी आपको एक काइंड ऑफ ऑब्सेशन था, हाँ? मतलब कि आपको पियानो ही चाहिए था, नॉट गिटार, नॉट एनीथिंग एल्स बट पियानो. यू वांटेड टू प्ले दैट डेस्परेटली, राइट? पियानो चूज़ करने का रीज़न ये था दैट जब मैंने पियानो का पहली बार साउंड सुना, इट वाज टचिंग ऑल माय नर्व्स एंड उसकी हर एक जो साउंड जो आ रही थी, हर एक कीज़ की जो फ्रीक्वेंसी जो आ रही थी, हर एक फ्रीक्वेंसी की जो साउंड आ रही थी, सी डी ई एफ जी ए बी सी या फिर सारे गाने जो भी आ रहा था, तो वो मुझे बहुत ही मेडिटेशन जैसे लगता था एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक गिटार और ऐसे थे. तो मुझे काफ़ी वो सूदिंग लगता था कि सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ. इवन रात को भी थोड़ा सा प्ले करता हूँ तो अच्छी नींद आती है. तो इट हैज़ समथिंग इन दैट पियानो साउंड कि जिसने मुझे आज तक पैशनेट रखा और मेरी म्यूज़िक जर्नी को कैरी ऑन किया. लोगों को जनरली पियानो या म्यूजिक सुनने से स्ट्रेस बस्ट होता है. आपको क्या म्यूजिक प्ले करने से एज इन पियानो बजाने से स्ट्रेस बस्टर का काम करता है म्यूजिक, या म्यूजिक सुनने से आपको स्ट्रेस बस्टर का काम होता है? जब मैं कोई गाने सुनता हूँ तो एवरी सॉन्ग हैज़ अ स्टोरी. तो कभी कभी मैं वो स्टोरी के पीछे फ्लो हो जाता हूँ. सो कभी कभी स्ट्रेस बस करता हूँ अच्छे गानों से. फॉर एग्जांपल सोनू निगम के कुछ गाने हैं, के कुछ सॉन्ग्स हैं, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं जस्ट टू काम डाउन. लेकिन वो सब कभी कभी ऊपर से लगता है कि अच्छा लगा थोड़ा सा म्यूज़िक, वो सिर्फ डाइवर्ट होता है. जब मैं खुद होके रात को थोड़ा सा पियानो प्ले करता हो या फिर कुछ ट्यून प्ले करता हो, जस्ट मी साइलेंस और जो हल्का सा पियानो जिसमें हाथों की डायनामिक्स हो, जिसमें एक रिवर्ब हो पियानो में, जिसमें एक हल्का सा लाइट हो, एक हल्की सी कॉफ़ी हो, जब ये माहौल बनता है, व्हेन आई गेट दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, तो मैं 1 सेकेंड में काम डाउन हो जाता हूँ. वैसे तो पूरा स्ट्रेस में मैं कभी आता ही नहीं हूँ बिकॉज आई एम कंटिन्यू इनटू रनिंग. तो रनिंग वो हमेशा भगा देता है वो सारे स्ट्रेस. लेकिन दिस इज़ लाइक एन एड ऑन. सो आपने कहा कि आप म्यूजिक बनाते हैं, जैसे कि आपको याद हो या आपको पता हो, पहले के ज़माने में लोग म्यूजिक बनाते थे कि जो लोगों को पसंद आए, जो मार्केट में खूब चले, धूम मचाए. आजकल जैसे मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले कि वो सोशल मीडिया फ्रेंडली गाने बनाने लगे जो एक बार के लिए धूम मचाते हैं लेकिन बाद में फुस हो जाते हैं. आप
किसके लिए अपना म्यूजिक डिजाइन करते हैं, ध्यान में रखते हैं कि ये किसे पसंद आना चाहिए, किस तरह के ऑडियंस को पसंद आना चाहिए और किसे पसंद आना चाहिए? आप क्या ध्यान में, किसको अपना टारगेट ऑडियंस सामने रखकर बनाना पसंद करते हैं म्यूजिक? मेरा सबसे बड़ा टारगेट ऑडियंस जो है वो हूँ मैं खुद। मैं मेरे गानों का खुद ही क्रिटिक हूँ और खुद ही ऑडियंस हूँ। अगर मुझे गाना अच्छा लगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि जहाँ पे रिजेक्शंस ना हो, जहाँ पे चेंजेस ना हो, जहाँ पे फ़िल्टर्स ना हो, जहाँ पे कोई गिव एंड टेक रिलेशन ना हो। तो जब मैं खुद के लिए गाना बना रहा हूँ, सो इट विल गिव मी मोर प्लेजर, मोर हैप्पीनेस कि कुछ तो किया अपने लिए। तो या सो आई विल बी मेकिंग ऑल माई सॉन्ग्स फर्स्ट फॉर माई सेल्फ कि मुझे उसे एक लग्जरी जैसे रखने हैं, मुझे दिल के पास रखने हैं। एंड देन आई विल स्टार्ट शेयरिंग विथ ऑल अदर पीपल कि आपको कैसे लगा गाना, कैसे आप कैसे महसूस करते हैं मेरी फीलिंग्स को, क्योंकि मैं एक स्टोरी कहना चाहता हूँ मेरे म्यूज़िक से। ओके, दैट्स रियली वंडरफुल टू नो दैट आपको म्यूजिक से इतना गहरा लगाव है आज के टाइम पे। आई डोंट थिंक सो देर आर मेनी पीपल लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड हु आर सो पैशनेट अबाउट समथिंग। उनके करियर ऑप्शन बनती है, बल्कि उनकी हॉबी बन के स्ट्रेस बस्टर का भी काम करती है। बहुत रेयरली ऐसे इंस्टेंसेस मिलते हैं। टेल मी अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर डॉटर्स एंड योर वाइफ, बिकॉज आपको म्यूजिक से इतना पैशन है, तो क्या कभी आपकी वाइफ को कुछ इनसिक्योरिटी टाइप की महसूस नहीं होती कि ये तो मेरी एक और सौतन सी है? हाउ डज शी फील एंड हाउ डज योर डॉटर फील? डू दे नो दैट दे हैव अ सुपर डैड इन यू? जब मैं आरती को फर्स्ट टाइम मिला, जब हम लोग शादी की बात हुई थी, तो तब मेरे पास जॉब नहीं थी। सो आई वॉज कम्प्लीटली ज़ीरो। तो आरती ने मुझे, जब मैं ज़ीरो था तब मुझे चूज़ किया। तब आरती ने मेरे में देखा कि आई एम वेरी पैशनेट फॉर म्यूज़िक, आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर। तो ये जो जुनून था, कि ये जो एग्रेशन था कुछ करने का, सो वो उसने मेरे में देखा। तो ये सारी चीज़ें उसने मेरे में देखी। तो शायद ही उसे पता है कि आई एम गोइंग टू मैरी अ पर्सन, कि उसकी लाइफ में म्यूज़िक है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसने वो पहले से ही एक्सेप्ट किया था कि शी नोज़ दैट म्यूज़िक है, समथिंग टेक्नोलॉजी है, कुछ ना कुछ चल रहा है। जब भी कुछ मेरे गाने आते हैं और वेन एवर आई यूज्ड टू प्ले पियानो, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। कोई अपनी नई धुन उसे सुनाता हो या फिर वो धुन की पीछे की कहानी सुनाता हो, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इनफैक्ट जब कभी-कभी ऐसा टाइम आता है कि मैं म्यूज़िक नहीं करता हूँ या फिर कुछ और ही करता हूँ, तो वो खुद होके मुझे बोलती है कि यू शुड डू समथिंग इन द म्यूज़िक। तो वो काफ़ी एनकरेज करती है कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। तो उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फॉर म्यूज़िक। इनफैक्ट कि उसने ज़्यादा म्यूज़िक लाया है मेरे में। इन टर्म्स ऑफ माय डॉटर सारा एंड रियाना, सारा नोज़ कि मैं पियानो प्ले करता हूँ, कि आई नो, उसे पता है कि there is something recording going on, there is a mic, there are wires flowing here and there, और कुछ ना कुछ बनते रहता है। So she knows that something is cooking in terms of music apart from my work। वो आके देखती रहती है कि ये क्या हो रहा है, तो मैं भी उसके कुछ गाने रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसे सुनाता हूँ, तो उसे अच्छा लगता है। So she knows that कुछ ना कुछ है म्यूज़िक में। कभी कुछ वो फरमाइश करते कि डैडी ये वाला गाना बजाओ, कभी वो गाना बजाओ, कभी मेरे लिए कोई नया गाना बनाओ, कभी फरमाइश होती है उसकी? क्योंकि मैं घर पे मेरे कुछ कॉम्पोजिशन में प्ले करता रहता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वो सुनती है, वो पियानो पे प्ले करती है, वो गुनगुन करती रहती है, हमिंग करती रहती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो बोलती कि डैडी ये प्ले करो, वो प्ले करो, आपका ये वाला कॉम्पोजिशन प्ले करो, तो वो अच्छा लगता है। फॉर एवरी ऑफ माई सॉन्ग्स देर इज़ अ टेक्निकल टीम, देर आर म्यूजिशियंस, देर आर साउंड इंजीनियर्स, देर आर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग पीपल, देर आर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, देर आर लिरिसिस्ट। हम लोग सब मिलके एक गाना डिज़ाइन कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं। द सॉन्ग हैज़ ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि जो हर एक म्यूजिशियन से या फिर हर एक टीम मेंबर से आ रहे हैं, विच इज़ ग्रोइंग अप दैट सॉन्ग। सो जैसे मैं मेरे गाने का क्रिटिक हूँ, वैसे एक लिरिसिस्ट भी क्रिटिक है, इंजीनियर से, प्रोड्यूसर से, म्यूजिशियन से, सो सारे जन हैं। इफ़ आई एम एबल टू सेटिस्फाई ऑल द रियल पीपल हु आर द पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग, देन ऑब्वियसली द अदर पीपल हु आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग, उन्हें वो गाना पसंद आएगा। अगर ये टीम सेटिस्फाई है, देन वी हैव 99% covered the journey। वेरी नाइस, वेरी नाइसली सेड। बिकॉज बेसिकली आप इन अदर वर्ड्स ये कहते हैं कि आप एक बैलेंस रखना चाह रहे हैं अपने सारे कॉम्पोजिशंस में, जिसमें कि वो ना सिर्फ आपको बल्कि औरों को, पब्लिक एट लार्ज को भी पसंद आए, जिसमें कि जो भी एलिमेंट्स आपकी टीम आपको सजेस्ट करती है वो भी आप डालते हैं। एंड फाइनली
इट्स योर कॉल कि आपको वो गाना खुद को एज अ म्यूजिक लवर पसंद आना चाहिए, ओनली देन यू विल मूव अहेड इन दैट। यस, दैट्स राइट। एब्सोल्युटली वंडरफुल। आई थिंक इससे बेटर कोई तरीका हो भी नहीं सकता आज के ज़माने में, अगर इफ़ यू वांट टू मेक एन एवरग्रीन सॉन्ग। सो आई थिंक दैट इज़ द ट्रेड सीक्रेट दैट यू हैव शेयर्ड विद ऑल द पीपल, दैट अगर आपको एक सुपर हिट गाना बनाना है तो ये ही उसका एक तरीका हो सकता है प्रोबेबली, जितना मुझे पता है। आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज द वे टू गो अबाउट इट। टेल अस समथिंग अबाउट योर फ्यूचर एम्बिशंस। वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years डाउन द लाइन? After 5 years, I don't know, but I will be a very good father. मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग्स रिलीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग के मेडल्स हो, और आई शुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ माई फैमिली। तो अगर ये 3 चीज़ मुझे मिल गई, देन आई वांट टू कीप दिस फॉर 5 years, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5, तो मुझे यही रखना है। दिस इज़ माई ओनली मेन गोल। दैट्स रियली वेरी स्वीट एंड वेरी नाइस ऑफ यू। अगर हम आपके स्ट्रगल्स और आपके अचीवमेंट्स को देखें तो what is that one mistake that you still think and feel that you repent of कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था? बिकॉज आई एम अ म्यूज़िक कंपोज़र, आई एम एन आर्टिस्ट। तो हम क्या होता है कि वेन एवर वी आर इन टू सम फॉर्म ऑफ वर्क, अगर हम कोई गाना बना रहे हो या फिर कोई म्यूज़िक पीस बना रहे हो, सो वी आर सो मच इन टू इट कि हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि आजू बाजू कैसे चल रहे हैं। बट वेन एवर वी आर मेकिंग अ म्यूज़िक और सॉन्ग और एनी प्रोडक्शन ऑफ विच इज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक, तो कभी कभी क्या होता है कि वी आर मीटिंग लॉट्स ऑफ अदर पीपल हु आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर म्यूज़िक। सो बिकॉज मैं वो फ्लो में इतना चला जाता हूँ कि आई ट्राई टू ट्रस्ट ऑल दोज पीपल ब्लाइंडली। तो मैं आर्ट में इतना घुस जाता हूँ कि जब ऐसे लोग मिलते हैं देन आई ट्राई टू ट्रस्ट देम वेरी ब्लाइंडली। मुझे पता नहीं चलता है कि आर दे क्या उनके विचार है, क्या उनके थॉट्स है, बिकॉज आई एम स्टिल डूइंग माई वर्क, माई वर्क, माई वर्क, मैं उसी पे फोकस करता हूँ। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे बाद में मिलते थे। तो आई थिंक कि आई शुड वर्क ऑन दैट। क्या कभी आपके किसी कोवर्कर ने, आपके फ्रेंड ने या आपके कलीग ने, किसी ने आपको वार्न किया कि नो यू आर नॉट ट्रेडिंग ऑन द राइट पाथ, ये म्यूजिक व्यूजिक में कुछ नहीं रखा, छोड़ दो इसको, कुछ कॉन्क्रीट करो, समथिंग डिफरेंट करो, ये कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, इंजीनियर बन के आप क्या अपना टाइम वेस्ट करो? कभी ऐसा कुछ किसी ने वार्न किया आपको? कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में जो डिस्करेजमेंट मिला हो आपको कहीं से? लकीली मुझे काफ़ी अच्छे दोस्त मिले जो मुझे मेरे म्यूज़िक करियर को सपोर्ट करते थे, और वो चाहते थे कि मैं म्यूज़िक में कुछ ना कुछ करते रहूँ। लेकिन कभी कभी खुद से ख्याल आता था कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं एम आई मेकिंग इट इनफ फॉर माई सेल्फ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, या मैं म्यूज़िक के पीछे भाग रहा हूँ या म्यूज़िक मेरे पीछे भाग रहा है, और इज़ इट जस्ट लाइक वन साइड। ऐसे कभी कभी मुझे लगता था। एक एश्योरिटी थी जो डैड ने मुझे दी थी कि यू बिकम ए इंजीनियर फर्स्ट एंड देन यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। तो उससे एश्योरिटी जो थी मुझे कि बैकअप प्लान जो है, मुझे म्यूज़िक करना है, अगर म्यूज़िक में अप्स एंड डाउन्स भी हो जाएंगे तो इंजीनियरिंग मुझे हमेशा सपोर्ट करेगा। तो और लकीली डिड। सो व्हेन आई केम टू यूएस, दैट इज़ व्हाट द इंजीनियरिंग पुल्ड मी अप, एंड ऑल्सो इट पुल्ड द म्यूज़िक आउट ऑफ मी। सो डिस्करेजमेंट नहीं बोल सकते, बट सेल्फ थॉट कैन बी सेड। म्यूज़िक है, इट इज़ विथ मी सिंस माई चाइल्डहुड, बट फैमिली जो अभी मैंने शादी के बाद जब शादी हुई जो फैमिली है, आई वॉन्ट टू कीप दैट। Okay, and how about your music? How's your relationship with the music like? How do you manage the balance in your life with your family and music? क्या कभी उनको कभी ऐसे कंप्लेन नहीं होती कि पापा हमें टाइम नहीं देते, म्यूजिक में घुसे रहते हैं, या आपकी वाइफ कभी ऐसा कंप्लेन करे कि ये तो सारे टाइम म्यूजिक में ही बंदे रहते हैं, मेरे से टाइम नहीं देते? हैज इट हैपेंड सम टाइम? नहीं, मैं थोड़ा डिसिप्लिन हूँ इस मामले में, बिकॉज आई वर्क फॉर 5 days, और जब भी मैं काम करके घर आता हूँ, सो आई जस्ट स्पेंड ऑल द टाइम विथ माई फैमिली। तो 5 days जो भी इवनिंग टाइम रहता है, दैट इज़ आवर फैमिली टाइम। उनसे बात करना, होमवर्क, रोबोटिक्स क्लास, मैथमेटिक्स जो भी रहेगा, तो फैमिली में इन्वॉल्व रहता हूँ। साथ में हम लोग खाना खाते हैं, और जब भी सैटरडे संडे रहता है देन आई गो फॉर रनिंग, या और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिला देन वी गो फॉर शॉपिंग एंड ऑल। और अगर टाइम बच गया देन आई डू माई म्यूज़िक। मेरा म्यूज़िक बनाने का तरीका बदल गया है। नाउ आई मेक म्यूज़िक व्हेन आई एम ड्राइविंग कार, और आई एम टेकिंग अ शॉवर, और इफ़ आई एम स्लीपिंग, अगर मुझे नींद आने लगी है
तो वो मेरे माइंड में म्यूज़िक बनना स्टार्ट हो जाता है। आई क्विकली ओपन माई बुक और मोबाइल समथिंग, मैं उसमें वो जो भी क्रिएशन हो चुका है मैं उसमें रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सो दैट इज़ हाउ। तो मुझे स्पेसिफिकली ऐसे बैठना नहीं पड़ता है फॉर सेशंस और समथिंग, इट जस्ट कम्स एंड आई जस्ट राइट इट। तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैंने ये गाना कब बनाया है। सो ये आपका राज है बैलेंस करने का कि आप नहाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, रात को सोते हुए अपनी म्यूजिक को कर लेते हैं बैलेंस, जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ एकदम सिक्योर रहती है। दैट्स इट्स अ स्मार्ट वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। ग्रेट। आपने अभी जो म्यूजिक बनाई है, टेल अस समथिंग अबाउट इट। वो जो गाना आपका रिलीज होने वाला है अप फ्रंट, जो काफी आई मीन जल्दी रिलीज होने वाला है या हो चुका है अभी तक रिलीज, टेल अस समथिंग अबाउट दैट सॉन्ग। उसको बनाने की प्रेरणा कहाँ से आई? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? किस तरह से आपने उसको विजुअलाइज किया था? हैज इट पैन्ड आउट एज व्हाट यू हैड विजुअलाइज्ड इट टू बी, और हाउ? मेरे काफ़ी सारे गाने मैंने बहुत अर्ली स्टेज में बना के रखे थे, लाइक अ बैंक, कि जो मैंने रिलीज़ नहीं किए थे, बिकॉज़ मुझे लगता था कि वो गानों का वो टाइम नहीं है रिलीज़ करना। इट माइट बी द मॉनेटरी इश्यूज़ और इट माइट बी द साउंड इश्यूज़ और इट माइट बी द वेरियस फैक्टर्स, कि जो मुझे नहीं लगा कि देयर इज़ अ राइट टाइम फॉर रिलीजिंग दोज सॉन्ग्स। बट जब मैं यहाँ पे आया, व्हेन आई केम टू चेंज माय करियर एंड लाइफस्टाइल एंड स्पेंड मोर टाइम विथ माय फैमिली, तो डीप अंदर से आवाज़ आई कि दैट सौरभ, यू नो, यू शुड रिलीज योर ऑल द सॉन्ग्स। तो अब मुझे वो ज़्यादा इनकरेजिंग लगा। नाउ इट हैज़ दैट पोटेंशियल टू रिलीज दोज सॉन्ग्स। तो मैंने उसमें से एक गाना चूज़ किया कि जो मुझे लगता था कि अगर मैं 10-15 साल बाद वापस आ रहा हूँ, देन दैट शुड बी द फर्स्ट सॉन्ग। So my first song is more towards bringing out the warrior which is inside you. हर एक की लाइफ में अपनी अपनी एक जंग होती है, वो उसमें फाइट करते रहते हैं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट देम। सो दे नेवर नोटिस कि उनके अंदर एक वॉरियर है जो हमेशा कंटिन्यूसली लड़ता रहता है, सो जाता है, लड़ता रहता है। सो दे नेवर टॉक अबाउट द वॉरियर विच इज़ इनसाइड देम। तो दिस सॉन्ग इज़ अबाउट दैट वॉरियर, कि जो तुम्हारे अंदर है, इट इज़ इंस्पायरिंग यू to be you, or this will be the right song to release. So this is a warrior song mostly. If you don't mind, can you please hum a couple of lines for our audiences to know कि ये वॉरियर के पीछे कितनी ताकत छुपी है? डेफिनेटली डेफिनेटली इसका कॉम्पोजिशन काफ़ी कल्चर्ड है। जैसे वाओ, दिस इज माइंड ब्लोइंग स्टफ। मेरे मुंह से गलती से हम निकल गया। मैं एक्चुअली ये कहना चाहता था कि क्या आप थोड़े से लाइंस गा सकते हैं हमारे ऑडियंसेस के लिए, इफ यू डोंट माइंड? इसके अभी भी शब्द जो है वो इन प्रोसेस है। जो एक काफ़ी अच्छे लिरिसिस्ट है जिन्हें मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, सो दे आर वर्किंग राइट नाउ। सो जल्दी वो आ जाएंगे एंड द सॉन्ग विल बी रेडी। सो ये इसकी धुन आपने कंपोज की है? यस। ओके, सो आई मस्ट टेल यू वन थिंग, मुझे कैसा लगा ये गाना सुन के। इसमें कपल ऑफ थिंग्स दैट आई एज अ म्यूजिक लवर, आई एम अ डाई हार्ड म्यूजिक लवर। सो मेरा आपके इस गाने के बारे में जो फीडबैक है, जो धुन के बारे में आपका मेरा फीडबैक ये है। नंबर वन, मुझे आपका गाना सुन के वो फिरोज खान के एरा की याद आई, जिसमें वो इस तरह के गाने बनाया करते थे जिसमें एक धुन में ही अपना एक दर्द छुपा होता था। तो ये जो आपने धुन अभी गुनगुनाई है, इसमें अपने आप में एक दर्द छुपा है। इवन दो देर आर नो वर्ड्स, येट द धुन इन इटसेल्फ कैरीज दैट पेन, दैट एगनीज, which can translate your lyrics or rather your words more effectively। अगर आप उसमें अपने गाने के बोलों में भी दर्द डालेंगे तो ये और उभर कर सामने आएगा। दैट इज़ वन थिंग। अनदर थिंग, जो मैंने भी कुछ साल पहले क्लासिकल सिंगिंग सीखी है, वोकल सिंगिंग, उसके अनुभव के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि किसी गाने की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उसमें कहीं ना कहीं एक वर्जित स्वर का इस्तेमाल करना होता है। आपने बड़ी चतुराई से, बड़ी स्मार्टली एक कोने में कहीं पे एक वर्जित स्वर इसमें इस्तेमाल किया है, वो मुझे समझ में आ गया।
एंड दैट एनहांसेस द ब्यूटी एंड दैट आज के ज़माने में अगर आज की नई जनरेशन तो वो बेसिकली सोशल मीडिया सैवी गाने बनाते हैं जिसमें कि एक बार के लिए वो चकाचौंध अपना कर ले जाते हैं, बट वो लॉन्ग रन में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते ज़्यादातर, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम। ये आपके गाने के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इट हैज़ लॉन्ग लास्टिंग फीट एंड इट हैज़ ऑल दोज एलिमेंट्स जो कि इसको एक एवर लास्टिंग सॉन्ग, एक एवर ग्रीन सॉन्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। कुडोज टू यू फॉर कमिंग अप विद सच अ ब्यूटीफुल धुन, rather I should say, because I have not heard the song yet, but yes, I will definitely now go to your page and enjoy this entire song. Yes, I will also wait for all the other songs because I now know your potential, कि आपका पोटेंशियल काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन इसमें इन सभी बातों के साथ मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है कि when you are so gifted, you are so talented, then why did you stop? There was a big hiatus, I guess, from 2016 to 2026. I guess 10 साल का एक वो बड़ा hiatus भी आया था आपके सॉन्ग क्रिएशन की जर्नी में, तो वो हाइटस क्यों आया, आपने कैसे लिया? व्हाट मेड यू स्टॉप योर आई मीन जो आप बोलते ना, यू लिव द म्यूजिक, यू ईट ब्रीथ सिंग स्लीप म्यूजिक, सो आपका वो हाइटस कैसे आ गया आपकी म्यूजिक में? क्या ऐसी परिस्थितियां या सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप अपने म्यूजिक को आगे बढ़ा नहीं पाई? इन 10 सालों के बीच में आपने ब्रेक क्यों लिया? पहले हम लोग म्यूज़िक में जब करियर कर रहे थे, जब स्ट्रगल चल रहा था, काफ़ी फ़िल्म्स के लिए सॉन्ग्स बनाए थे, बैकग्राउंड स्कोर किया था, फिर वो फ़िल्म्स रिलीज़ नहीं हुए। काफ़ी फ़िल्म्स के लिए हमने गाने भी किए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन एट द एंड आई वाज़ रिप्लेस्ड और रिजेक्टेड और समथिंग सिमिलर। तो काफ़ी सारे रिजेक्शंस काफ़ी आ रहे थे। दो आई वाज़ कंटिन्यूअसली मेकिंग, बट देयर, जिससे मेरी बैंक भी बढ़ गई थी, बट देयर वर लॉट्स ऑफ रिजेक्शन। तो मैंने खुद को पूछने के लिए स्टार्ट कर दिया कि एम आई मेकिंग गुड म्यूज़िक, एम आई सेटिस्फाइंग व्हाट द कस्टमर वांट्स, उनके कमर्शियल नीड्स जो है मैं वो सेटिस्फाई कर रहा हूँ या नहीं। सो देयर वर लाइक लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे माइंड में चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि इतने सारे अगर रिजेक्शंस आ रहे हैं और कुछ फिल्म्स चल भी गए, थोड़ा सा काम भी चल रहा था तो अच्छा लगता था, बट 10-20% काम चलना एंड 80% वॉज नॉट वर्किंग। तो मैंने सोचा कि लेट्स टेक अ ब्रेक, थोड़ा खुद को हम लोग और पहचानते हैं कि रियली म्यूज़िक मेरे पीछे है या मैं म्यूज़िक के पीछे हूँ। जब मैं थोड़ा आइसोलेट हुआ, जब मैं थोड़ा सा खुद के लिए टाइम दिया, खुद के बारे में सोचने लगा कि एम आई डूइंग द राइट थिंग, इज़ एवरी एलिमेंट ऑफ द लाइफ इज़ सेटिस्फाइड और आर दे अचीव्ड, ऐसा कुछ रहा है कि लाइफ में जो नहीं किया हो या फिर करना हो। तो उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत टाइम दिया। मैंने सोचा कि थोड़ा म्यूज़िक को रखता हूँ, एक थोड़ा कॉम्पोजिशंस को ब्रेक दे के, थोड़ा म्यूज़िक और ईयर्स को थोड़ा ब्रेक दे के, जस्ट टू एन्जॉय लाइफ विद फैमिली एंड एवरीवन। तो उससे एक चीज़ मुझे सीखने मिली कि अपनी लाइफ जो है इट्स लाइक अ बिग पिक्चर। तो पिक्चर में एक इंटरवल होता है, सो यू कैन से दैट दिस वाज माय इंटरवल। ओके, सो भगवान करे आपका इंटरवल काफ़ी रिवॉर्डिंग हो और इस इंटरवल के दौरान खरीदे हुए सारे आपके जो पॉपकॉर्न्स और जो समोसे हैं वो आपकी फिल्म के एंड तक चलते जाएं, ऐसा कि यू कीप enjoying योर लाइफ टू द फुलेस्ट। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू and may God bless you with such inspiring thoughts that you keep creating such beautiful compositions time and again and again, that you keep touching the newer heights of success and more than success, I would say that लोगों को आपका म्यूजिक एक एडिक्शन की तरह पसंद आना चाहिए, व्हाट माय आइडिया और द this expectation is from listening to just one composition of yours. I would like to thank you to join us, and it was pleasure talking to you today. इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू ऑल्सो। Thank you so much. या थैंक यू वेरी मच। जुनून बहते पानी की तरह होता है, उसे कितना भी रोको वो अपना रास्ता खुद ब खुद बना ही लेता है। आज सौरभ जी से बात कर हमें ये एहसास हुआ कि अगर आपके सपनों की उड़ान 7 समंदर पार ही हो सकती है, सो बी इट, इम्पॉसिबल इज नथिंग। अगर आप अपने सपनों को मेहनत के पंख लगा दो तो आपकी कहानी भी एक ऐसी लंबी उड़ान की बन सकती है जो खुद के लिए प्राइड और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का काम कर सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, इनकी भी एक दुनिया है जिसमें अजूबे साथ हैं। ये थे सौरभ काकड़े,
जो एक हीरे से कम नहीं है। समाज में फैले ऐसे ही हीरो और नगीनों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक रवि अग्रवाल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए सक्सेस फंडे, सक्सेस सिंप्लीफाइड, फंडे एम्पलीफाइड।